नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मित्रों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण लेसन पढ़ने जा रहे हैं और इस लेसन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने निकाल के रखा है, जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे ही पूछे जाने हैं। वो कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये पूरा चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा और इस चैप्टर को पढ़ाने के दौरान उन सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। आज का जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है लिपि। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? लिपि है। मित्रों, एक फाउंडेशन बैच हम लोगों ने शुरू किया है, जिसमें अगर आप परीक्षा से बहुत पहले तैयारी शुरू करना चाहते हैं, 2023 में जो आने वाली विज्ञप्तियां भर्तियां हैं उनको केंद्र में रख के अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो फाउंडेशन बैच आपके लिए। जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, केवीएस, एनवीएस या विभिन्न राज्यों की जो टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं हैं, अगर उसमें हिंदी विषय से आप तैयारी करना चाहते हैं तो टीचर्स एकेडमी आपके लिए बेस्ट है। आप जुड़ने के लिए हमको केवल व्हाट्सएप करिए। हमारा नंबर है 96 28 95 92। तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर पर बात कर रहे हैं, जिसका नाम है लिपि। लिपि का तात्पर्य क्या होता है? लिपि कहते किसको हैं? जब हम भाषा की शुरुआत करते हैं तो मनुष्यों की सबसे बड़ी खोज, इसमें मनुष्यों की सबसे बड़ी खोज अगर कोई है तो भाषा है। अगर भाषा नहीं होती तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, शायद ऑनलाइन क्लास भी आप नहीं ले रहे होते। भाषा के ही दम पे हम आपसे जुड़ पा रहे हैं। तो भाषा की सभी ध्वनियों के लिए जो भी भाषा की ध्वनि है, हमने बोला और कुछ साउंड निकला, कुछ आवाज निकली, उस आवाज को हम संग्रहित कर लें। मनुष्य जो है बड़ा संग्रहणशील रहा है, वो संग्रह करना चाहता है हमेशा। तो उसकी मजबूरी रही है कि वो संग्रहण करने में थोड़ा सा लेट रहा है, लेकिन उसने संग्रहण किया है विलंब से ही। पहले ऊर्जा का संग्रहण नहीं कर पाते थे, सौर ऊर्जा यंत्र हमने बना दिया, विज्ञान में इतना तेजी हो गई। इसी तरीके से भाषा का जो ध्वनि निकलती थी, कानों तक पहुंचती थी, वो समाप्त हो जाती थी। उसको संग्रहित कैसे किया जाए, इसके लिए ध्वनियों के लिए प्रतीक चिन्ह बनाए गए। तो भाषा की सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्ह, भाषा की सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्ह लिपि कहलाते हैं, लिपि कहलाती है। ठीक है, आज आप सबका नाटक का जो टेस्ट है वो करवाया जाएगा। जो पेड स्टूडेंट हैं, नाटक का टेस्ट होगा आज आप सबका, तैयार रहिएगा क्लास के बाद। तो आगे हम ये समझेंगे कि जो लिपि है, किसके दिमाग में ये सुझाव होगा कि इसको प्रतीक चिन्हों में हम बांट दें। मतलब भाषा को व्यवस्थित करने के लिए, भाषा को
सृजित करने के लिए, भाषा को जीवित रखने के लिए उसको हमने क्या कर दिया, प्रतीक चिन्हों में विभक्त कर दिया। तो ध्वनि प्रतीक की व्यवस्था ही लिपि कहलाती है। लिखित चिन्हों की व्यवस्था, संरचना ही लिपि कहलाती है। अब प्रश्न यह बनता है कि लिपियों का विकास किस रूप में हुआ। तो उन लिपियों के विकास क्रम को भी आपसे पूछा जा सकता है। तो लिपियों का जो विकास क्रम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस क्रम में ये लिपियों का विकास होता है। तो सबसे पहले किस लिपि का विकास हुआ, चित्रलिपि। जब मनुष्यों ने पहली बार ये सोचा कि भाई उस क्षेत्र में जानवर हैं, वहां न जाएं। पहले मनुष्य क्या करता था, झुंड में रहता था जानवरों के जैसे। तो उसमें अपनापन नहीं था। मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा खाना, कुछ नहीं, सब कुछ सामूहिक था। लेकिन वो कहते हैं महिलाएं जैसे आती वैसे सवालगौजी होने लगती है। वैसे वैसे जैसे भावना जागृत हुई, तो परिवार का जो गठन हुआ वो भावना के आधार पर हुआ। तो एक बार ऐसा हुआ कि किसी स्त्री के साथ किसी पुरुष ने सहवास किया, एक बच्चे का जन्म हुआ। धीरे धीरे भावनात्मक संबंध उसके लिए उसमें जागृत हो गए और उसने एक गुफा के अंदर कहा कि ये हमारा बच्चा है, ये हमारी पत्नी और हम हैं, हम यहीं रहेंगे। और उसने एक प्रतीक चिन्ह गुफा के बाहर ऐसे से कुछ बना दिया कि ऐसा है कि अब ये मेरा है गुफा और ये मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, और इसके अंदर आप किसी को जाना नहीं है। तो व्यक्तिगत तौर पर जो संपत्ति का विभाजन हुआ वो परिवार संस्था के साथ हुआ। परिवार नहीं है, कहते नहीं लोग, अरे यार मेरे पास घरे परिवार नहीं है, मैं क्या करूंगा जी के, कोई मतलब नहीं है। तो घर परिवार के साथ संपत्ति का जो कॉन्सेप्ट आया और उसी के साथ साथ प्रतीकों के माध्यम से लोगों ने अपनी चीजों को बताना चालू कर दिया। तो कुछ जनजातियों ने प्रतीकों के माध्यम से ही, जैसे गुदना गुदवा लिया, गुदना तो बहुत बाद में आया, उसके पहले आप देखें तो लोहे के औजारों को जलाकर दाग दिया जाता था, चिन्ह बन जाता था। अच्छा अब ये हमारे समूह का है, ये हमारे कबीले का है। तो इस तरीके से जो व्यवस्था चालू होती है वो सबसे पहले चित्रलिपि के रूप में आती है। और चित्रलिपि के आगे इस लिपि को सूत्रलिपि के रूप में विभाजित किया गया। सूत्रलिपि, सूत्रलिपि के बाद फिर प्रतीकात्मक लिपियां आई। हर चीज के लिए एक प्रतीक बना दिया गया कि भाई डेंजर का प्रतीक ये होगा। प्रतीक व्यवस्था मतलब जो लिपि है यहां से विकसित होना चालू होती है प्रतीक व्यवस्था से। सबके अपने अपने प्रतीक, जानवर का प्रतीक ये हो गया, मछली का प्रतीक ये हो गया, कुत्ते का प्रतीक ये हो गया। जैसे आप देखते हैं ना, जब आपने कभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए एग्जाम दिया होगा तो उसमें प्रतीक ही तो पूछे जाते हैं कि भारी वाहनों का प्रतीक क्या है, बजरी है, गिट्टी है, ढलान है, चढ़ाई है, जेब्रा क्रॉसिंग है, सब प्रतीक व्यवस्था है। वो सारी की सारी यहीं से ली गई है, इसी कॉन्सेप्ट से ली गई है। तो प्रतीकात्मक जो लिपि है वो सूत्र लिपि के बाद इसका विकास होने लगता है। लेकिन इसके बाद कुछ चीजें ऐसी थी जो प्रतीक में नहीं आ पा रही थी। भाषा इतनी बलवान होती कि उसको लिपि में बांधना बड़ा कठिन हो जाता है। और खास तौर पर अपनी भावनाओं को, अगर भावनाओं को अभिव्यक्त न कर सके तो भाषा ही नहीं है। और भाषा का सबसे बड़ा दमखम होता है अपने विचारों, अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करना। और उसको लिखित रूप में अगर आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो लिपि बहुत दमदार होनी चाहिए। तो यहां से शुरुआत होती है भावमूलक लिपि की। और भावमूलक लिपि से कन्नी लिपि आती है। कन्नी लिपि, तो कुछ लिपियां हैं जो बहुत गौड़ हैं, इनको नहीं पढ़ा जाता है। गुआक्षरी लिपि,
कन्नी लिपि, गुआक्षरी लिपि, और गुआक्षरी के बाद आती है क्रीट लिपि, क्रीट लिपि, और क्रीट लिपि के बाद आती है हिट्टाइट लिपि, हिट्टाइट लिपि, और हिट्टाइट लिपि के बाद आती है अगली लिपि जिससे कुछ उसका पढ़ा गया है, कुछ नहीं पढ़ा गया है, जिसको हम कहते हैं सिंधु लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी ऐसी लिपियां हैं जिसको आज तक हम लोग पढ़ ही नहीं पाए हैं, समझ ही नहीं पाए हैं कि है क्या ये। तो सिंधु लिपि, और सिंधु लिपि के बाद फिर आती है चीनी लिपि, सिंधु लिपि के बाद आती है चीनी लिपि, और चीनी लिपि के बाद जिस लिपि का निर्माण होता है वो बहुत बड़ी क्रांति थी। तो चीनी लिपि तक जितनी लिपियां हैं वो सारी की सारी लिपियां जो हैं वो चित्र के रूप में है, मतलब उनमें चित्रों की अधिक प्रधानता है, उसमें ध्वनि की प्रधानता नहीं है। लेकिन चीनी लिपि के बाद जिस लिपि का विकास हुआ, ध्वनि सूचक या ध्वनि मूलक लिपि आती है, ध्वनि सूचक या ध्वनि मूलक। ठीक है, तो अब हम ध्वनि सूचक और ध्वनि मूलक लिपि पर आ गए, और जब हम ध्वनि सूचक और ध्वनि मूलक लिपि तक आते हैं तो इन लिपियों का जो विभाजन है दो आधारों में हो जाता है, ध्वनि मूलक और ध्वनि सूचक का। आधुनिक लिपियों का जो जन्म हुआ है यहीं से हुआ है, और इसके दो भाग कर दिए जाते हैं। एक तो कर दिया जाता है अक्षरात्मक, और एक कर दिया जाता है वर्णात्मक। अब यहां से यात्रा चालू होती है देवनागरी लिपि की, लेकिन ये तो हम लोगों ने केवल सामान्य तौर पर इसको पढ़ा है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और डीप पढ़ने का प्रयास करेंगे जिससे और चीजें स्पष्ट हो सके। भारत की ज्यादातर जो लिपियां हैं वो अक्षरात्मक है। ठीक है, भारतीय लिपियां वो किस प्रकार से हैं, अक्षरात्मक है। और जबकि हम रोमन लिपि की बात करें तो रोमन लिपि किस प्रकार की है, रोमन लिपि वर्णात्मक है। ये इसका विभाजन है। प्रमुख रूप से दो लिपियां हैं जहां पर अक्षरात्मक लिपि जो है वो भारत की लिपियां हैं, भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक हैं। तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस देश की सारी लिपियां अक्षरात्मक हैं, या भारत की सारी लिपियां किस प्रकार के हैं, या हिंदी की देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है, अक्षरात्मक है या वर्णात्मक है, और भारत में प्राचीन समय में कितने प्रकार की लिपियां प्रचलित थी। तो भारत में प्राचीन काल में तीन प्रकार की लिपियां प्रचलित थी। एक तो सिंधु घाटी लिपि थी, एक खरोष्ठी लिपि थी, और एक ब्राह्मी लिपि थी। अब ये पूरा ग्राफ अगर आपको न याद हो सके तो इसका एक शार्ट ग्राफ आपको मैं बताता हूं कि कौन सा शार्ट ग्राफ है जो आपको याद रखना है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि लिपियों की शुरुआत कहां से होती है, पहला प्रश्न यही बनेगा। तो आप बताएंगे कि लिपियों की जो शुरुआत होती है वह चित्रलिपि से होती है। पहला प्रश्न महत्वपूर्ण यह बन गया कि लिपियों की शुरुआत कहां से होती है, तो आप बताएंगे कि चित्रलिपि से होती है। चित्रों का निर्माण करते करते उसमें प्रतीकात्मकता आ गई, तो प्रतीकात्मक लिपि का जन्म हो गया। और प्रतीकात्मक लिपि के बाद फिर जो प्रतीक
को हमने भावों में परिवर्तित कर दिया तो भावात्मक लिपियों का जन्म हो गया। हमने जैसे बताया ना कि परिवार का निर्माण हो गया, कहा ये मेरा बच्चा, ये मेरा पत्नी है, जैसे कहते हैं ये मेरा बाबू है, तो ये मेरा बाबू है, क्यों कहते हैं? भाव से कहते हैं, अधिकार भाव से कहते हैं। प्रेमचंद लिखते हैं गोदान में कि प्रेमी जो है अपने प्रेमी के ऊपर, प्रेमिका के ऊपर एक खूंखार शेर के जैसे नजर रखता है। जैसे खूंखार शेर गाय के ऊपर नजर रखता है, ठीक उसी प्रकार से प्रेमी प्रेमिका अपने प्रेम के ऊपर नजर रखते हैं, एकदम खूंखार दृष्टि से। वो खाएंगे तो ठीक है, लेकिन किसी दूसरे को खाने नहीं देंगे। बहुत सारे शेरों को देखिए, मार लेते हैं जानवर, लिटाए रहते हैं, खाते नहीं है, किसी दूसरे को खाने भी नहीं देते हैं। तो प्रेम के लिए ऐसी था। तो यहां पर प्रतीकात्मकता, जब परिवारों का जन्म हुआ, गुफाओं में व्यक्तिगत संपत्ति का जन्म हुआ, तो भावनात्मकता आई, और इस प्रकार से भाषा में और दमखम लाने के लिए भावात्मक लिपि आ जाती है। तो भावात्मक लिपि को भाव लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाव लिपि कहा जाता है। अब भाव लिपि के बाद भाव से सारा काम नहीं बन रहा था, कुछ चीजें ऐसी थी जो ध्वनियों में अभिव्यक्त नहीं हो पा रही थी। अब जैसे कहा अब छिट छिट छी छी, अब ये छी छी भी भाषा और ध्वनि में लाना था। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी, कहा अच्छा इसको भी लाते हैं, तो ध्वनि लिपि आ जाती है। ठीक है, ध्वनि लिपि। तो ये हमारा क्रम हो गया। और जो यहां पर प्रश्न बनेगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, वो कौन सा प्रश्न बनेगा कि जितनी भी लिपियां हैं, तो लिपि की अंतिम कड़ी कौन सी है? लिपि की अंतिम कड़ी कौन सी है जहां से समस्त लिपियों का जन्म होता है? तो क्या प्रश्न बनेगा कि लिपि की अंतिम कड़ी कौन सी है जहां से समस्त लिपियों का जन्म होता है? तो आप बताएंगे कि लिपि की विकास की अंतिम कड़ी। तो यहां लिख लेते हैं हम, लिपि विकास की अंतिम कड़ी। तो लिपि विकास की अंतिम कड़ी कौन सी है? तो आप जवाब देंगे कि ध्वनि लिपि है। और इसी ध्वनि लिपि से विकास होते दो भागों में। तो ध्वनियां मैंने आपको बताया था कि ध्वनि दो प्रकार से प्रमुखता बढ़ जाती है, एक अक्षर के रूप में अक्षरात्मक, एक वर्ण के रूप में वर्णनात्मक। ठीक है, तो यहां अक्षरात्मक हम कर लेंगे और वर्णात्मक कर लेंगे। अक्षरात्मक और वर्णात्मक हमने बांट दिया। अब इनको हम याद कैसे करें, ट्रिक बना लेते हैं। तो ट्रिक कैसे बनाएंगे, यहां से चित्र को क्या कर देंगे, यहां से ची को सी कर लेंगे, प्रतीक को पी कर लेंगे, सीपी हो गया, और इसको बी कर लेंगे भाव लिपि, और इसको कर लेंगे डी। तो सीपी, सीपी का मतलब क्या हो गया? कनॉट प्लेस। दिल्ली का कनॉट प्लेस बहुत प्रसिद्ध है ना। तो सीपी मतलब कनॉट प्लेस, सी का मतलब चित्र, और पी का मतलब प्रतीक। तो सीपी में बीडी रहते हैं। बीडी, बीडी कौन? भाव और ध्वनि। तो एक व्यक्ति जिसका शॉर्ट फॉर्म है बीडी, सीपी में बीडी रहते हैं। कह भैया कहां रहते हैं? कह सीपी में। या आप ऐसा याद कर सकते हैं कि जैसे एक बार मैं सीपी गया, तो वहां कुछ लड़के लड़कियां बीड़ी पी रहे थे। बीड़ी, दिल्ली में आप आइए कभी घूमिए, तो आपको हर चौराहे पे बढ़िया लड़कों के साथ लड़कियां भी सुट्टा लड़ाती हुई दिख जाएंगी, बियर भी पी रही हैं। लड़कों से ज्यादा लड़कियों की लाइन लगी हुई है बियर की। बढ़िया खरीदती है खंबा और पीछे बैग में डाल के निकल गई, और पुलिस सिक्योरिटी भी दे रही है बियर भिजवाने के लिए। एकदम बराबर की लाइन, एकदम बराबरी का मामला। पुरुष जहां सिगरेट पी रहे वहां महिलाएं भी पी रही हैं। तो ये कल्पना करिए कि सीपी में बीड़ी पी रहे थे। कौन पी रहे थे? लड़के लड़कियां। कहां? कनॉट प्लेस में क्या पी रहे थे? बीड़ी। याद हो गया। तो सीपी में बीड़ी पी रहे थे, इसका मतलब वो लिपियों का विकास कर रहे थे। सीपी में बीड़ी पी रहे थे, इसका मतलब लिपियों का विकास कर रहे थे। और लिपि का विकास अक्षर और वर्ण दो रूपों में उन्होंने कर दिया। ठीक है,
अब यहां पर इसके आगे थोड़ा थोड़ा हम सभी लिपियों के विषय में जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे और चीजें आपको समझ में आए। तो अब लिपि की जो उत्पत्ति हुई, कब हुई और किस तरीके से हुई, इसको लेकर बड़ा मतभेद रहा है। लेकिन इस के क्रम को जो याद करना है और किस तरह से पूछा जाता है, कुछ चीजें आपको जैसे मैं बता दूं, तो भारतीयों ने ब्राह्मी लिपि का जन्मदाता ब्रह्मा को माना है। इसी प्रकार मिस्र के लोगों ने थॉथ को, बेबीलोनिया वालों ने नेबो को, और प्राचीन यहूदियों ने मूसा को, यूनानियों ने हर्मेस को अपनी अपनी लिपि का जन्मदाता माना है। जब कोई बात भगवान तक पहुंच जाती है तो सारे प्रश्न, सारे जवाब सब समाप्त हो जाते हैं। पूछा गया कि भाई लिपि का जन्मदाता कौन है, तो कहे ब्रह्मा, बातें खत्म हो गई। अब क्या बोलोगे, खत्म। फिर कहोगे कि भाई प्राचीन मिस्र की जो लिपि है उसके जन्मदाता कौन है, तो कहेंगे थॉथ है, बात ही खत्म। बेबीलोनिया जो है उसकी लिपि के जन्मदाता कौन है, तो नेबो, बात ही खत्म। प्राचीन यहूदियों की जो लिपि है उसके जन्मदाता कौन है, कहे मूसा है, बातें खत्म हो गई। तो इस प्रकार से जो सामग्री उपलब्ध है उसके आधार पे 4000 ईसा पूर्व तक प्राचीनतम लिपि चिन्ह 6000 वर्ष तक के मिलते। मतलब जो लिपि है वो 6000 वर्ष पहले ईसा मसीह के प्राप्त थी और उसके चिन्ह प्राप्त होते हैं। आपसे पूछा जाए कि लिपि विकास के प्रमुख कितने चरण हैं, तो आप बताएंगे चित्र, भाव और ध्वनि। ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं चित्रलिपि के विषय में। चित्रलिपि क्या है? प्राचीनतम रूप है ये लिपि का। जिस वस्तु का वर्णन करना होता था उसी का ये चित्र बना देते थे। ठीक है। अब मान लीजिए किसी स्त्री का चित्र बनाना होता था, स्त्री को दर्शाना होता था, तो चित्रलिपि में क्या करते थे, उस स्त्री का चित्र बना देते थे। लेकिन इसमें बड़ा टाइम जाता था। ठीक है। जहां उस स्त्री का नाम लिखना हो, मान लीजिए स्त्री का नाम काजल है, तो आज हम कितना तेज हो गए हैं कि हमने काजल को बस लिख दिया, काम खत्म। लेकिन उस समय सोचिए कि काजल को अभिव्यक्त करने के लिए पूरा काजल का चित्र बनाया जाता था। और बना रहे काजल का, यह भी गलती हो सकती कि काजोल बन जाए, और यह भी गलती हो सकती कि काजोल बनाते बनाते कलुआ बन जाए ना। मतलब हो सकता है कि लिंग विभेद भी हो जाए, बना रहे पुरुष और बन जाए स्त्री, स्त्री बना रहे हैं तो बन जाए पुरुष। तो इसकी भी समस्या बनी रहती है। तो यहां पर चित्रों के माध्यम से जिस वस्तु का वर्णन करना होता था उसी का चित्र बना देते थे, छोटा चित्र बनाते थे, और उससे संबद्ध व्यक्ति का भाव समझ लिया जाता था। ऐसे प्राचीन चित्र फ्रांस, स्पेन, यूनान, इटली, मिस्र आदि में मिले हैं। ये पत्थर पर, हड्डी पर, हाथी के दांतों पर, सींग पर, छाल पर, मिट्टी के पत्थरों आदि पर मिलते थे। तो कहां कहां मिलते थे? फ्रांस, स्पेन, यूनान, फ्रांस, स्पेन, यूनान, इटली। भारत में कुछ नहीं मिला, भारत में लोग ही नहीं रहते थे, और थे भी तो यही लोग उठा के चले गए, मिस्र। तो इन सब जगहों पर ये सबसे पहले मिले। अब इसके बाद जो दूसरी लिपि है जिसको हम भाव लिपि कहते हैं, भाव लिपि, इसका विकास जो है वो द्वितीय चरण था। देखिए चित्रलिपि में कोई गड़बड़ी नहीं थी,
लेकिन चित्रलिपि में केवल एक समस्या थी कि उसमें श्रम बहुत ज्यादा लगता था, बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। इसी वजह से नया उपाय सोचने लगे लोग। तो भावलिपि जब आई तो भावलिपि में चित्रों को सरल बनाया गया और साथ ही उनसे संबंध अर्थ भी लिए गए। सूर्य के लिए एक गोला बनाना, उसमें गर्मी, धूप, प्रकाश, दिन आदि का प्रकार दिखा देना। इस प्रकार के उदाहरण उत्तरी अमेरिका, चीन और अफ्रीका में मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका, चीन और अफ्रीका, ऐसे जो उदाहरण मिलते हैं भावलिपि के, वो आपको यहां पर मिलते हैं। अब देखिए, मनुष्य के लिए जेन में ऊपर खड़ी लकीर, नीचे दो तिरछी लकीरें, ऊपर धड़ हो गया, नीचे दो पैर हो गए। तो इस प्रकार से जो भावलिपि है वो भावों को व्यक्त करने के लिए, मान लीजिए सूर्य बनाना है तो एक गोला खींचे और इस तरीके से कर दिए कि भाई ये सूर्य हो गया, ये रोशनी निकल रही है। भाई आंखें हैं, आंखें की आलू बन गई, भाई मेरी चित्रकारी बहुत खराब है। तो आंखें हैं, तो आंखों से आंखों की ऐसे आंसू की बूंदे निकाल दिए वो, क्या ये रो रहा है, तो इससे ये भाव हो गया। तो समय और श्रम को बचाने के लिए इन्होंने पूरी रोती हुई लड़की को नहीं बनाया। आज जैसे व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, हम दुखी हैं, हम रो रहे हैं, अपने बाबू को बताने के लिए लोग स्वयं का रोता हुआ शरीर थोड़ी भेजते हैं कि मुंह बनाए रोते हुए भेज दिए। इधर से बस अपने भाव को व्यक्त करने के लिए विद इन 5 सेकेंड इमोजी ढूंढे और खटाक से प्रेस किए और उधर से आ गया, अरे मेरे बाबू को क्या हो गया, बाबू क्यों रो रहा है, उधर से तुतलाहट चालू हो गई केवल एक इमोजी पर। मतलब ये जो चित्र हैं वो आपके भावों का संप्रेषण करने में इतना तेज हो गए हैं, और इस इमोजी की शुरुआत भावलिपि के अंतर्गत ही हो गई थी। जिस भावलिपि का प्रयोग आप लोग कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं, हंसने का, रोने का, गुस्से का, इस भावलिपि की शुरुआत और इसके जन्मदाता बहुत पहले चीन में थे। चीन में सबसे अधिक प्रयोग मिले इसके, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में इसका प्रयोग शुरू हो गया था। तो ये भावलिपि है। इन लिपियों को थोड़ा समझना कठिन था क्योंकि इसका अलग से बताया भी जाना था कि भैया हमने अगर ये बना दिया तो इसका मतलब क्या होगा। फेसबुक पर जो 4-5 इमोजी हैं, आज भी लोगों को नहीं मालूम है कि किस पे क्या इमोजी, कौन सा रिएक्ट करना चाहिए। मतलब यहां तक मैंने देखा है कि अगर किसी ने श्रद्धांजलि दिया, अभी कुछ दिन पहले आलोचक मैनेजर पांडे जी का स्वर्गवास हो गया, तो मैंने एक पोस्ट लिखा तो देखे कि 4-5 लोगों ने उस पर लव रिएक्ट किया था। हमने कहा भाई हद है, समझ में नहीं आ रहा है कि किस पे क्या रिएक्ट करना चाहिए। तो लोगों को अभी भी नहीं मालूम है कि ये रिएक्शन जो है, ये जो भाव लिपियां हैं, वो कहां पर प्रयोग करना चाहिए, नहीं मालूम है किसी को ना। पता लगा कोई सुंदर स्त्री अपनी फोटो फेसबुक पे लगा रही है तो लड़के जाके उसमें एंग्री वाला जो है इमोजी बना दे रहे हैं। भाई ये क्या है। तो इस तरह की समस्याएं उस दौर में भी थी, इसलिए भाव लिपि बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाई क्योंकि उसको डिकोड करना बड़ा कठिन था कि उसका वास्तविक अर्थ है क्या। तो भाव लिपि का एक सब्स्टिट्यूट खोजा जाने लगा कि भाई इससे काम नहीं होगा, अगली लिपि की आवश्यकता है। इसीलिए भावनाओं को समझने के लिए और पूरी भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए एक नवीन लिपि की आवश्यकता थी, और वह लिपि आ गई जिसका नाम था ध्वनि लिपि। आ गया ध्वनि लिपि, और यह
लिपि विकास का तृतीय चरण था, फोनेटिक्स स्क्रिप्ट। मानव विकास की लिपि संबंधी सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है ये, और ये प्रत्येक ध्वनि का चिन्ह निर्धारित किया गया इस लिपि के द्वारा। सभी जो ध्वनियां थी सबका एक लिपि चिन्ह, लेकिन कितना कठिन काम रहा होगा सोचिए, इतनी असंख्य ध्वनियां हैं और सभी ध्वनियों का रोज एक नई ध्वनि जन्म ले रही है। तो किस प्रकार से लोगों ने सोचा होगा कि सभी ध्वनियों को एकत्रित कर दिया जाए और एक ही हमेशा ये काम करता रहे। देश काल भेद अलग अलग होते गए और इस प्रकार की लिपियों में देवनागरी, रोमन और अरबी तीन प्रमुख लिपियां हैं। देवनागरी, अरबी और रोमन लिपि, ये तीन प्रमुख लिपियां हैं जो इस प्रकार से थी। ये सर्वोत्कृष्ट लिपि मानी गई। लेकिन इन ध्वनि लिपियों का भी भेद किया गया। इनका भेद दो भागों में किया गया। एक तो किया गया अक्षरात्मक और एक किया गया वर्णात्मक। यहां से भी प्रश्न आपके यहां पूछे जाएंगे। तो जो अक्षरात्मक है, अक्षरात्मक में चिन्ह अक्षर को व्यक्त करता है और वर्ण को नहीं, यह ध्यान रखना है। अक्षरात्मक में चिन्ह किसी अक्षर को व्यक्त करता है, वर्ण को नहीं करता, और वर्णात्मक में चिन्ह वर्ण को व्यक्त करता है। तो इसमें अक्षर को व्यक्त करता है और इसमें वर्ण को व्यक्त करता है। वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, यह आपको हम भाषा विज्ञान की पहली पब्लिक क्लास में ही बता चुके हैं कि वर्ण और अक्षर में भेद होता है। ठीक है, अब यहां पर वर्णात्मक चिन्ह को व्यक्त करता है। देवनागरी जो है इसको हम अक्षरात्मक में रख दें और रोमन को वर्णात्मक में रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो विश्व की प्राचीनतम और प्रमुख लिपियां हैं, उन लिपियों को विभाजित अगर करें तो वर्णात्मक में कौन कौन सी लिपियां आएंगी, तो यहां पर एक ग्राफ आपको दिखाएं तो कुछ लिपियां ऐसी हैं जो वर्णमाला रहित हैं, अर्थात उसमें वर्णमाला है ही नहीं है, और कुछ लिपियां ऐसी हैं जिसमें वर्णमाला है, वर्णमाला युक्त। कुछ लिपियां ऐसी हैं कि जिसमें वर्णमाला है और कुछ लिपियां ऐसी जिसमें वर्णमाला है ही नहीं है। ठीक है, तो वर्णमाला रहित लिपियों में एक है कीला अक्षर लिपि, एक आपकी है गुढ़ा अक्षर लिपि। इसमें देखना है हिंदी की स्थिति। एक लिपि है क्रीट लिपि। क्रीट लिपि से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, क्रीट लिपि जो है वो वर्णमाला रहित है, ये ऑप्शन में भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो क्रीट लिपि हो गई। इसी के साथ साथ सिंधु घाटी लिपि जो भारत से संबंध रखती है, सिंधु घाटी लिपि, यह भी महत्वपूर्ण है। तो सिंधु घाटी लिपि में भी इसकी वर्णमाला नहीं है। हिटाइट लिपि और चीनी लिपि, हिटाइट और चीनी लिपि, तो चीनी लिपि में भी कोई वर्णमाला नहीं मिलती, अर्थात वर्णमाला रहित लिपियां हैं। पूछा जाएगा इनमें से कौन सी लिपि वर्णमाला रहित है और कौन सी लिपि वर्णमाला युक्त है। ठीक है, सामी, पिछली कक्षा में किसी ने पूछा था
सामी क्या है? एक लिपि का नाम है। एक लिपि का नाम है आर्मेयिक लिपि। आर्मेयिक लिपि, इस लिपि में क्या होती? खुद की अपनी वर्णमाला है। हिब्रू लिपि, हिब्रू में भी क्या है? इसकी अपनी वर्णमाला, जितनी नवीन लिपियां हैं। इसी तरीके से अरबी लिपि, इसकी भी वर्णमाला है। ग्रीक लिपि, ग्रीक, प्रश्न पूछा जाता है कि किस भाषा की कौन सी लिपि है, कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। लैटिन लिपि, तो लैटिन में भी क्या है? इसकी भी अपनी है। इसके बाद अगर देखें खरोष्ठी, खरोष्ठी की भी अपनी वर्णमाला है। और फिर आती है ब्राह्मी लिपि, और जिससे भारत की देवनागरी लिपि का जन्म होता है, जिसको हम ब्राह्मी लिपि कहते हैं। तो ब्राह्मी लिपि भी क्या है? वर्णमाला युक्त लिपि है। तो यहां पर ब्राह्मी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा आपसे। इधर सिंधु लिपि पूछा जा सकता है, और थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए चीनी लिपि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जितना महत्वपूर्ण है उसी को डीपली पढ़ेंगे, बाकी को ऐसे सूचनात्मक पढ़ते हुए चले चलेंगे। ठीक है। कुछ लिपियां ऐसी हैं कि आज तक उनको पढ़ा ही नहीं जा सका। सोचिए जरा कि उन लिपियों को अगर पढ़ लिया जाए तो हो सकता है कि विज्ञान, दर्शन, संस्कृत, साहित्य की बहुत सारी अवधारणाएं ही परिवर्तित हो जाएं। जैसे एक लिपि है ग्रीक लिपि, क्रीटी लिपि। तो क्रीट लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सका। अगर इस लिपि को पढ़ा जाए और इसको समझ लिया जाए तो बहुत सारी अवधारणाएं परिवर्तित हो सकती हैं। एक क्यूनिफॉर्म लिपि है, इसको कीलाक्षर, कोणाक्षर, तिकोनी, बाणाक्षर इत्यादि नामों से जानते हैं। और ये ज्यादातर जो क्यूनिफॉर्म लिपि है ये पत्थरों पर ही मिलती है, मेसोपोटामिया में मिलती थी। सिंधु घाटी लिपि जो है ये भारतीय लिपि है, प्राचीन अवशेष इसके सिंधु घाटी में मिलते हैं। तो जिसको जो महत्वपूर्ण है वही हम लोग पढ़ेंगे, सिंधु घाटी लिपि। अब जो सिंधु घाटी लिपि है यह किस तरह की लिपि है? तो इसके प्राचीन अवशेष जो है वो सिंधु घाटी में मिलते हैं। तो सबसे पहले ये कहां प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में सिंध प्रांत के लारकाना जिले में प्राप्त होती है। ये पंजाब के मांटगोमरी में भी ये प्राप्त होती है। अब सिंधी जो है इसमें कितनी ध्वनियां थी इसको लेकर मतभेद है। चिन्हों की संख्या के लिए तो लैंडन जो थे इसमें उन्होंने कहा कि इसमें 228 ध्वनि चिन्ह मतलब कुल लिपियां हैं। हंटर ने कहा 253 ध्वनियां हैं, मतलब 253 चिन्ह हैं। और स्मिथ ने कहा 296 कहा। ठीक है, तो ये कुल विवाद का आधार बन रहा था। ठीक है, तो इसी तरीके की हिट्टाइट लिपि है, कीलाक्षर और चित्रात्मक लिपि दोनों मिलती हैं, सीरिया और एशिया में ये मिलते हैं। चीनी लिपि है। चीनी लिपि के विषय में थोड़ा बहुत हम लोगों को पढ़ना है क्योंकि प्रश्न पूछा गया है एलटी ग्रेड में भी। चीनी लिपि में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एलटी ग्रेड 2018 में भी इससे संबंधित एक प्रश्न आपके यहां पूछा गया था। तो चीनी जो है भारतीय लिपियों के तुल्य चीनी लिपि भी स्वतंत्र रूप से चीनी में ही उद्भूत मानी जाती है। चीनी लिपि में अक्षर या वर्ण नहीं है। यह किस प्रकार की लिपि है? तो चित्रात्मक लिपि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनता है कि किस प्रकार की लिपि है? ये चित्रात्मक लिपि है।
चित्र होने के कारण यह एकाक्षरी है। क्या है ये? एकाक्षरी है। एकाक्षरी भाषा है चीनी। चीनी जो है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोले जाने वाली, समझी जाने वाली भाषा है पूरे विश्व में। लेकिन इसका विस्तार नहीं हो पाया क्योंकि चीन स्वयं इतनी बड़ी जनसंख्या में है। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये लिपि चित्र में है और चित्र को समझना बड़ा कठिन होता है, इसी वजह से इसका विकास नहीं हो पाया। तो जो लिपि जितनी ज्यादा आसान होगी उतनी ज्यादा विकास होगा उसका। तो चीनी लिपि चित्र में थी और एकाक्षरी थी, एक अक्षर वाली भाषा है, जिसकी वजह से इसका विकास विश्व में नहीं हो पाया। प्रत्येक शब्द के लिए इसमें अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए, चित्रात्मक, संयुक्त चित्रात्मक, भावात्मक और ध्वन्यार्थक संयुक्त। मतलब 4 भागों में अगर इसको हम बांटना चाहें तो चीनी लिपि को भी बांट सकते हैं, लेकिन 2 तथ्य जो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। एक जो सामी लिपि है, सामी, अरामाइक, फोनीसिया, हिब्रू। तो सामी जो है भाषा परिवार, सामी भाषा परिवार की एक लिपि है और इसमें 22 वर्ण थे और इसकी 2 शाखाएं हुई, उत्तरी सामी परिवार और दक्षिणी सामी परिवार। अरबी लिपि है, इसका विकास सामी लिपि के दक्षिणी शाखा से माना जाता है। ठीक है, तो अरबी थोड़ा सा हम चाहे तो लिख लें, महत्वपूर्ण वैसे नहीं है। अरबी का विकास, अरबी की जो लिपि है उसका विकास कैसे हुआ? तो सामी लिपि की दक्षिणी शाखा से हुआ। सामी लिपि की दक्षिणी शाखा से। ठीक है, अब इसके बाद ग्रीक थी, यूनानी लिपि जो है, वर्तमान में सभी लिपियां ग्रीक से ही विकसित हुई हैं। लैटिन और रोमन लिपि है, तो लैटिन को ही रोमन लिपि भी कहते हैं। यह आज संसार की सबसे महत्वपूर्ण लिपि है। और मजेदार बात यह नहीं है, मजेदार बात यह है कि अधिकतर देशों की संपर्क लिपि है ये। मतलब अगर आपको चीनी नहीं आती है, मुझे गुजराती नहीं आती, तो चलिए अंग्रेजी लिपि में काम कर लेते हैं, लैटिन में काम कर लेते हैं, ये इसकी विशेषता थी। तो ये जो लिपियां हैं, इन लिपियों से आगे जब हम बढ़ते हैं तो भारत में जब लिपियों का जन्म होता है तो किस लिपि से किसका विकास होता है, यह प्रश्न हम लोगों से पूछा जाएगा और इसी का जवाब हम लोगों को ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लोग जिस लिपि की चर्चा करेंगे वह लिपि है खरोष्ठी लिपि। मतलब जो महत्वपूर्ण है वही हम लोग पढ़ रहे हैं, खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि से प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप परीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत में जिस लिपि से चर्चा शुरू होती है वह लिपि है आपकी खरोष्ठी लिपि। तो अक्षरात्मक और वर्णात्मक आपके समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम आपको वहां पर ले चलते हैं, आपको बता देते हैं। अक्षरात्मक जिसमें सभी ध्वनि चिन्ह एक स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। लिख लीजिए, तो खरोष्ठी चालू करते हैं, तो फिर ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अक्षरात्मक लिपि, तो अक्षरात्मक लिपि किसे कहते हैं? तो यहां लिख लेंगे जिसमें सभी ध्वनि चिन्ह, जिसमें सभी ध्वनि चिन्ह, जिसमें सभी ध्वनि चिन्ह एक स्वर की सहायता से, एक ही स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है,
उसे हम क्या कहते हैं? अक्षरात्मक लिपि कहते हैं। वर्णात्मक। अब वर्णात्मक में स्थिति बदल जाती है, सभी ध्वनि चिन्ह स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं। सभी ध्वनि चिन्ह स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं। ठीक है, तो ये वर्णात्मक लिपि की स्थिति हो गई। ठीक है, अब यहां पर भारत में लिपियों का विकास अक्षरात्मक आधार पर हुआ। तो भारत में लिपियों का जो विकास हुआ वो किस रूप में हुआ, यहां पहले ग्राफ में हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी लिपि, सबसे पहले भारत में जिस लिपि की चर्चा होती है वह कौन सी लिपि है? सिंधु घाटी लिपि। जो सिंधु घाटी लिपि थी इसकी क्या विशेषता थी? तो ये चित्रात्मक और ध्वन्यात्मक दोनों तरह की थी। चित्रात्मक धन ध्वन्यात्मक दोनों तरह का प्रभाव था सिंधु घाटी लिपि में। और दूसरी जो लिपि यहां पर आती है खरोष्ठी लिपि, जिसकी चर्चा हम लोगों को भी करनी है। खरोष्ठी जो थी बहुत ही असुंदर लिपि थी, मतलब जिसको आप कहें खूबसूरत और हैंडसम लिपि नहीं थी। गधे का ओष्ठ देखे हैं, आंखें बंद करिए और गधे के होठों की कल्पना करिए। जैसे पूजा पाठ में कहते हैं कि आंखें बंद करिए और भगवान की कल्पना करिए, वैसे आंखें मूंदिए और गधे के होठों की कल्पना करिए। गधे के होठ रासभ जिसको कहते हैं, जिसको खर कहते हैं, तो यह लिपि इतनी ज्यादा सुंदर थी कि गधे के होठों के समान जो लिपि थी, होठों के समान लिपि जो थी उसको खरोष्ठी लिपि कहा गया। और इसी के बाद जो तीसरी लिपि आती है उसको ब्राह्मी लिपि कहते हैं। ब्राह्मी लिपि अर्थात भारत में अगर लिपियों का विकास क्रम देखें तो सिंधु घाटी सबसे प्राचीन है, उसके बाद खरोष्ठी है और खरोष्ठी के बाद तीसरी लिपि आपको मिलेगी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, खरोष्ठी लिपि का जो प्रचलन है उत्तर भारत के अनेक पश्चिमी क्षेत्रों में 1000 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, तो जो ये सिंधु घाटी लिपि है इसके बाद खरोष्ठी लिपि आती है, और खरोष्ठी लिपि जो है गधे के ओठ के समान उबड़ खाबड़ थी, इसी कारण इसको खरोष्ठी लिपि कह दिया गया। अशोक के समय में, अशोक महान के समय में भी खरोष्ठी लिपि मिलती है। ठीक है, तो अब चलिए थोड़ा बहुत हम लोग खरोष्ठी लिपि समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे अगली लिपि पर। खरोष्ठी लिपि को लेकर बड़ा विवाद है कि वास्तव में खरोष्ठी लिपि भारत की लिपि है भी कि नहीं है। ठीक है, खरोष्ठी लिपि में ये भारत की है कि नहीं है, यह आर्मेयिक लिपि से निकली है, यह भारतीय लिपि है, इसको लेकर बड़ा विवाद है। खरोष्ठी लिपि जो है किस तरफ से किस तरफ लिखी जाती है या कितनी लिपियां किस तरफ से किस तरफ लिखी जाती हैं, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार तो देवनागरी पूछ लिया कि देवनागरी लिपि किस तरफ से लिखी जाती है, दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ कि बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ। बहुत सारे लोगों ने गलत उत्तर दे दिया, कभी इस तरह से महसूस ही नहीं किए थे कि किधर से किधर लिखी जाती है। तो जो ये खरोष्ठी लिपि है दाएं से बाएं लिखी जाती है, किधर लिखी जाती है? दाएं से
बाएं लिखी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खरोष्ठी लिपि किस तरह से लिखी जाती है, तो आप बताएंगे कि खरोष्ठी लिपि जो है वो किधर से लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी और आरमाइक लिपि जो है वो बहुत ही नजदीक है, मतलब आपको लगेगा कि ये बहुत ही ज्यादा साम्यता रखती हैं। खरोष्ठी में कुल 11 अक्षर हैं, 11 ध्वनियां प्राप्त होती हैं। ये पूछा नहीं जाएगा क ज द न ब य र व स ह। ठीक है, तो इसमें कितनी मिलती हैं, तो 11 अक्षर मिलते हैं। सभी अक्षर को याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो राजबली पांडे इसको भारतीय लिपि कहते हैं। राजबली पांडे इसे भारतीय लिपि कहते हैं। ठीक है, तो 11 अक्षर आरमाइक से इसके मिलते हैं, जिसकी वजह से वैसे इसमें अक्षरों की संख्या तो ज्यादा है, लेकिन जो 11 अक्षर हैं वो आरमेइक से मिलते हैं। दोनों लिपियों में ये समान है। तक्षशिला में भी आरमेइक लिपि के शिलालेख मिलते हैं, जो कि खरोष्ठी लिपि का क्षेत्र था। खरोष्ठी में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। ये बाद में ब्राह्मी के प्रभाव से बाएं से दाएं लिखी जाने लगी थी, तो यहां इसका परिवर्तन होता है। ब्राह्मी के प्रभाव से, जब ये ब्राह्मी के प्रभाव में आती है तो बाएं से दाएं लिखी जाने लगी, बाएं से दाएं लिखी जाने लगी। अब इनके वर्णों की तरफ हम देख लेते हैं। आप लोगों ने मुद्दा उठा दिया है तो चर्चा कर लेते हैं। वर्ण अगर इसमें देखा जाए तो टोटल इसमें 37 वर्ण है, जिसमें 5 स्वर हैं और बचे हुए जो है वो व्यंजन हैं, अर्थात 32 इसमें व्यंजनों की संख्या है। तो 32 और 5 37 हो जाते हैं। स्वर इसमें अ, ई, उ, ए और ओ हैं। आ, ई, उ, ए और ओ हैं, अर्थात ये केवल 5 ही इसमें स्वर मिलते हैं खरोष्ठी में, और बाकी कितने मिलते हैं इसमें? 37 व्यंजन मिलते हैं। ठीक है, अब यहां पर खरोष्ठी में ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं का अंतर नहीं है, ये भी लिख लेंगे। ह्रस्व दीर्घ मात्रा का अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर तो प्राप्त ही नहीं होते। जब इसमें दीर्घ स्वर नहीं प्राप्त होते, इसी वजह से ह्रस्व और दीर्घ मात्रा में अंतर नहीं मिलता है। ठीक है, आर्मेइक लिपि में 22 अक्षर थे, उनको 37 बनाने का काम जो किया था वो खरोष्ट मुनि ने किया था। तो इसके जन्मदाता कौन है? उनको
खरोष्ट मुनि भी कहा जाता है। लेकिन इस पर विद्वान एक मत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि खरोष्ठी का जन्म गधे के ओष्ठ के एक तरह से उबड़ खाबड़ होने की वजह से हो गया, और कुछ लोग कहते हैं कि खरोष्ट मुनि ने आरमाइक लिपि में केवल 22 अक्षर थे, तो 22 अक्षरों के बाद उन्होंने इसमें जोड़कर 37 अक्षर बनाए, जिसकी वजह से उन्हीं के नाम पर यह पड़ गई। इसमें जो एक और खास बात थी, इसमें संयुक्त अक्षर नहीं है, अर्थात इसमें व्यंजन जैसे हम लोग आधा अक्षर जोड़ के बना देते हैं, तो संयुक्त अक्षर लिखने की इसमें व्यवस्था नहीं है। और ये भारत में 200 ईस्वी के आसपास तक चली, 200 ईस्वी के बाद इसका विकास नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर इस लिपि को लेकर बड़ा विवाद रहा है कि भारत की लिपि है कि नहीं है, और बहुत सारे लोग इस लिपि को आरमाइक लिपि की देन बताते हैं और आरमाइक लिपि से ही मिलीजुली लिपि बताते हैं। अब हम बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण लिपि है आपके लिए, जिसका नाम है ब्राह्मी लिपि। बहुत महत्वपूर्ण है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अब ब्राह्मी लिपि क्या है? यह पूर्णतः भारतीय लिपि है। इसके जो प्राचीनतम लेख हैं वो 350 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक मिलती है। मतलब जो है इसके जो प्राचीनतम लेख या स्वरूप है वो मिलती है। और इसका जो सबसे प्राचीन लेख है वो एरण से प्राप्त, एरण एक जगह है, एरण से प्राप्त जो एक सिक्का था, एरण एक जगह का नाम है, और उस जगह से प्राप्त एक सिक्का है, वो सबसे प्राचीनतम रूप है। तो ब्राह्मी लिपि का सबसे प्राचीनतम रूप क्या है? एरण से प्राप्त एक सिक्का है जो 350 ईस्वी पूर्व का है, और इसके बाद ये अशोक के शिलालेखों और स्तंभों में मिलती है। फिर ये दिल्ली, जौगढ़, ये जगह, इन सारे शिलालेखों में भी मिलती है। बहुत सारे अभिलेख हैं जो यहां आपको प्राप्त होते हैं। बहुत सारे अभिलेखों में मथुरा, कुषाण, रुद्रमान, सप्तकीर्ण, नासिक, इन जगहों पर भी ये मिलते हैं। अब इस लिपि में अक्षरों की संख्या देखें तो इसमें 9 स्वर हैं। स्वरों की संख्या कितनी थी? 9 थी। और व्यंजनों की संख्या कितनी थी? वह 32 थी। तो जो ब्राह्मी लिपि थी हमारी, ब्राह्मी लिपि में 9 स्वर हैं और व्यंजनों की संख्या कितनी थी? और वह थी आपकी 32। पूरा यहां लिखने की जरूरत नहीं, मतलब इतना ही याद करने की जरूरत है कि ब्राह्मी लिपि में स्वर कितने थे और व्यंजन कितने थे। बाकी इसमें स्वर और व्यंजन याद करने की जरूरत नहीं है। 9 स्वर कौन से थे? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ और ओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुल 9 स्वर थे। अर्थात इसमें री भी नहीं मिलता, री भी नहीं मिलता, अ नहीं मिलता, और अंग और अह भी आपको इसमें नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि के समय को लेकर भी विवाद है। तो मैंने एक मतलब साक्ष्यों के आधार पर आपको बताया कि जो एरण का सिक्का है, एरण से प्राप्त जो सिक्का है वो 350 ईसा पूर्व का है।
जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया पहला अभिलेख है, अभिलेख के तौर पर आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, अब जो ये बाकी की लिपि है व्यंजनों में, तो व्यंजनों में इसमें अंगा नहीं है, अर्थात अंगा का प्रयोग इसमें नहीं होता है। ठीक है, च से लेकर इया तक का प्रयोग है, च छ ज झ इया का प्रयोग ब्राह्मी लिपि में होता था। ट से लेकर आड़ा तक का भी प्रयोग होता था, उसमें भी कोई कटौती नहीं की गई। फिर उसके बाद त से लेकर न तक का प्रयोग होता था, उसमें भी कोई कटौती इन्होंने नहीं की। प से लेकर म तक के सभी वर्णों का प्रयोग किया जाता था, उसमें भी कोई कटौती नहीं है। फिर यरा लावा में भी कोई कटौती नहीं है, इसमें भी कटौती उन्होंने नहीं की, और स शाह में भी उन्होंने कोई कटौती नहीं की। तो इस प्रकार से उन्होंने कुल 32 व्यंजनों को रखा है। अब यहां देखा जाए तो इसमें ज्यादा है या ब्राह्मी में ज्यादा वर्ण है या खरोष्ठी में, तो ब्राह्मी से अगर इसकी तुलना करेंगे तो ब्राह्मी में खरोष्ठी से 4 ध्वनियां अधिक हैं, अर्थात आ ई उ और ए, और दोनों में अंगाक्षर नहीं प्राप्त होता है। अब प्रश्न ये बनता है कि ब्राह्मी लिपि जो है, ब्राह्मी लिपि का नामकरण किस तरीके से किया गया। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि का नामकरण भी देखेंगे, और ब्राह्मी लिपि में यह भी देखेंगे कि इसका नामकरण किस प्रकार से हुआ है। और पीछे एक चीज थोड़ी सी छूट गई है, जिसपे भी हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे कि खरोष्ठी के नामकरण के पीछे कौन से मत हैं, तो वो छूट गया है, तो अभी उसको हम लोग कर लेंगे। तो अभी देखते हैं कि ब्राह्मी का जो नामकरण है वो किस प्रकार से हुआ। ब्राह्मी का नामकरण, तो ब्राह्मी के नामकरण को लेकर 3 तरह के मत प्रचलित हैं। पहला है इसका जन्म ब्रह्मा से हुआ, अर्थात ब्रह्मा से उत्पन्न लिपि है ये। दूसरे तरह का मत इसमें चलता है ब्रह्मा ने वेद ज्ञान के लिए लिपि को बनाया था, दूसरा आधार है। और तीसरा आधार बनता है कि ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई, ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि। तो ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि जो है, ब्रह्मा ने वेद ज्ञान के लिए जिस लिपि का निर्माण किया, या ब्रह्मा से उत्पन्न लिपि जो है, उसको ब्राह्मी लिपि कहा गया। यजुर्वेद के 31 मंत्र संख्या 20 और 21 में ब्रह्मा, जिसे ब्रह्मा या ब्राह्मी कहा जाता था इसको, और यजुर्वेद में ब्रह्मा और ब्राह्मी दोनों शब्दों का प्रयोग मिलता है। चीनी विश्वकोश या फ्युआन में लिन में ब्राह्मी लिपि का निर्माता ब्रह्मा या ब्रह्मा नामक आचार्य को माना गया है। अमरकोश अमर सिंह ने लिखा संस्कृत में, तो वहां ब्राह्मी एवं भारतीय अर्थात भारतीय भाषा कहा गया है। तो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति जो है, इसको भी देखेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि क्या इसको लेकर मत रहे हैं कि ब्राह्मी का जो जन्म नामकरण है वह किस प्रकार से हुआ है। हाँ,
तो इसको लेकर जो अभिमत आए, उन अभिमतों में कुछ ही अभिमत आपके लिए महत्वपूर्ण है ब्राह्मी को लेकर, वो देख लेते हैं। तो एक तो अभिमत यह है कि चीनी विश्वकोश जो है वो कहता है कि 668 ईस्वी के अनुसार जो लिखा गया चीनी विश्वकोश है, अब देखिए कोश और कोश में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा सही है। विश्वकोश, ठीक है, ये जल्दबाजी में हमेशा ये गलत होने वाला प्रश्न है, तो आप लोग शुद्ध अशुद्ध शब्द भी देखते रहा करिए। तो चीनी विश्वकोश के अनुसार ब्रह्मा नामक आचार्य ने ब्रह्मा आचार्य से ब्राह्मी कहलाई, यह अभिमत प्राप्त होता है। भारत में इस लिपि का जन्म हुआ या यह विदेशी लिपि है, इसको लेकर भी, इसकी उत्पत्ति को लेकर भी काफी तरह के मत प्राप्त होते हैं कि भैया ये लिपि वास्तव में आई कहां से। तो इसको भी देख लेते हैं। यहां से महत्वपूर्ण है तो एडवर्ड थॉमस, एडवर्ड थॉमस ने कहा कि यह द्रविड़ों के द्वारा बनाई गई लिपि थी। एडवर्ड थॉमस के अनुसार जगत मोहन वर्मा, जगत मोहन वर्मा ने कहा कि यह वैदिक चित्र से बनी है, वैदिक चित्र से। इसमें सारे मत महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ मत जो महत्वपूर्ण है आपको मैं बता देता हूं। राजबली पांडे बहुत महत्वपूर्ण है। तो राजबली पांडे क्या कहते हैं कि इस लिपि का जन्म सिंधु लिपि से हुआ है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। राजबली पांडे ने कहा कि इसका जन्म सिंधु लिपि से हुआ है। सीआर श्याम शास्त्री, सीआर श्याम शास्त्री, इनका अभिमत महत्वपूर्ण नहीं है और यह कहते हैं कि सांकेतिक चिन्हों से बनी है। इसका निर्माण सांकेतिक चिन्हों से हुआ है। और इसके बाद कनिंघम कहते हैं, डाउसन और कनिंघम, ये क्या कहते हैं कि इस लिपि का जो विकास हुआ है वह चित्रलिपि से हुआ है। इसका विकास चित्रलिपि से हुआ है। कहीं गलत लिख दिया गया है? द्रविड़ है सर, तो द्रविड़ ही तो लिखे हैं, फिर से लिख दें। द्रविड़, अच्छा द्रविड़ और लिख दिए, ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद। ठीक,
धन्यवाद। हाँ, तो डाउसन और कनिंघम ये कहते हैं इसका जन्म जो है वह आर्यों की एक लिपि थी चित्र, उसी से इसका विकास हो गया है। भोलानाथ तिवारी भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये कहते हैं इसका जन्म जो हुआ है मोहनजोदड़ो की लिपि से हुआ है। ठीक है, अब इसका जो विकास है, जो इसकी उत्पत्ति है, वह किस देश में हुई है, अर्थात यह लिपि भारतीय या विदेशी यह लिपि किस प्रकार की लिपि है, तो यह भी एक प्रश्न बनता है। तो ज्यादातर लोग इसको यूनानी, सामी से और फोनिशियन से उत्पन्न मानते हैं। तो अल्फ्रेड मूलर जबकि ये महत्वपूर्ण नहीं है उतना, सेनार्ट और एक व्यक्ति और थे जेम्स पिंसेट। इन तीनों लोगों ने माना कि इसका जन्म यूनानी या फोनस से हुआ है और उसी फोनस को फोनसी कहा जाता था। अब ये भारत के हैं नहीं, तो भारत के लिए पीछे तो बताएंगे नहीं इसका विकास। बूलर का पूछा जा सकता है, तो बूलर ने कहा कि भैया इसका जन्म सामी लिपि से हुआ है। टेलर, डिक और कैम, इन सारे लोगों ने भी कह दिया था कि भैया ये भी कहां से है, सामी से उत्पन्न है, मतलब ये पूछा नहीं जाएगा। बेबर, बेनफे और जेनसेन, इन सब ने भी यही कहा था कि इसका फोनसी से जन्म हुआ है। तो कुल मिलाकर इन सब ने इसको इसके अंतर्गत नहीं रखा। बूलर की अगर माने तो उन्होंने लिपियों की संख्या के विषय में बताया कि कितने ध्वनि चिन्ह है, ये महत्वपूर्ण है। ये याद रखिएगा कि बूलर ने कितनी संख्या मानी है इसमें, तो 9 + 32 स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, हम लोग तो उसको देख ही चुके हैं कि किस प्रकार से ब्राह्मी लिपि आती है। अब यहां पर ब्राह्मी लिपि जो है उसका विकास कितने रूपों में और किस किस तरीके से होता है ये हम लोग देखेंगे। तो विश्व की किसी भाषा में स्वरों और व्यंजनों का इस प्रकार का क्रम नहीं मिलता है, इसमें केवल भारतीय ध्वनियों का ही समावेश है। संयुक्त वर्णों को स्पष्ट रूप से सूचित करना ब्राह्मी की विशेषता मानी जाती है। स्वर की मात्राओं को व्यंजन के साथ जोड़ने की विशेषता केवल ब्राह्मी में है। स्वर और व्यंजन के इतने पूर्ण संकेत अन्य किसी भाषाओं में आपको नहीं मिलेंगे। किसी भारतीय परंपरा को वैज्ञानिकता के रूप में देखा जाए
तो यह प्रणाली और आपको कहीं नहीं मिलेगी। ब्राह्मी में वर्णों की जो गोल रचना या वृत्तात्मकता है, यह किसी लिपि में आपको नहीं मिलेगी। मतलब जो ये गोल मटोल वर्ण लिखे जाते हैं, ये सुंदरता आपको किसी और लिपि में देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ब्राह्मी जो है, इसके विकास को समझने के लिए एक ग्राफ पूछा जाता है। ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, उस ग्राफ को याद भी करना है। तो चलिए उस ग्राफ को याद करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहां पर ब्राह्मी लिपि, और ब्राह्मी का हम कर देंगे विकास। ब्राह्मी एक तो उत्तर में चली, तो उत्तरी शैली का निर्माण हुआ, और दक्षिण में चली तो दक्षिणी शैली का निर्माण हुआ। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि सीपी पे बीड़ी पी रहे हैं। सीपी का मतलब कनाट प्लेस पर बीड़ी पी रहे हैं, बी डी और डी। वो हमने लिपियों का विकास देखा था। अब हमको देखना है कि ब्राह्मी का विकास किस प्रकार से हुआ। तो ब्राह्मी का विकास उत्तरी और दक्षिणी में हुआ। दक्षिणी शैली से दक्षिण भारत की जो लिपियां हैं उनका जन्म हुआ। तेलुगु, तमिल और कन्नड़ इत्यादि जो लिपियां हैं, इनका दक्षिणी शैली से जन्म हो गया। उत्तरी शैली का विकास जो होता है, सबसे पहले गुप्त लिपि में होता है। और गुप्त लिपि का जो समय है 4 से 5 शताब्दी। गुप्त लिपि और आगे बढ़ती है तो इसका विकास सिद्ध मातृका के रूप में होता है, जिसका एक और नाम है, इसको कुटिल लिपि भी कहा जाता है। तो सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि, ठीक है। और सिद्ध मातृका और कुटिल लिपि से ये आगे बढ़ती है तो इसके दो भेद हो जाते हैं, दो भाग हो जाते हैं। एक भाग होता है इसका देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, जिसका समय 9वीं शताब्दी माना जाता है। और दूसरी तरफ विकास होता है शारदा लिपि का, और शारदा का समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि इस प्रकार से आई। अब यहां एक प्रश्न एक बार पूछा गया था कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास कितने चरणों में हुआ है। अब देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। ये आपके सामने मैंने ग्राफ रख दिया, और आप लोग अब बताएंगे कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास कितने चरणों में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। ये काउंट करना है आपको। तो सबसे पहले ब्राह्मी से पहला चरण कौन सा हुआ? उत्तरी शैली। दूसरा चरण कौन सा हुआ? गुप्त लिपि। तीसरा चरण कौन सा हुआ? सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि। और चौथा चरण कौन सा हुआ? देवनागरी लिपि। तो यहां इसका सही उत्तर क्या बना कि ब्राह्मी से देवनागरी लिपि का जन्म 4 चरणों में हुआ है, चौथे चरण में हुआ है।
आपको इसको याद कैसे करना है, तो आप यूजीसी का सिलेबस या टीजीटी का सिलेबस अगर आपको याद होगा तो इसका क्रम भी याद हो जाएगा। अब देखिए, आप ब्राह्मणी कहां पढ़ते हैं आप, किसके सिलेबस में, तो यूजीसी के सिलेबस में पढ़ते हैं। और यूजीसी के सिलेबस में और क्या पढ़ते हैं, देवनागरी पढ़ते हैं। तो बस यही हो गई आपकी ट्रिक कि ब्राह्मणी से देवनागरी लिपि का जन्म 4 चरणों में हुआ। और किस क्रम में हुआ, तो ब्राह्मणी यूजीसी देवनागरी। कैसे हुआ, ब्राह्मणी यूजीसी देवनागरी। तो ब्राह्मणी यूजीसी में पढ़ते हो, देवनागरी भी पढ़ते हैं, लेकिन यूजीसी में पहले क्या पढ़ते हैं, ब्राह्मणी, और यूजीसी में बाद में क्या पढ़ते हैं, सॉरी, यूजीसी में पहले क्या पढ़ते हैं तो ब्राह्मणी, और यूजीसी में बाद में क्या पढ़ते हैं तो देवनागरी। बीच में क्या रहेगा, यूजीसी रहेगा बस। तो ब्राह्मणी यूजीसी देवनागरी, 2 सूत्र में पूरी लिपि समाप्त। सीपी पर बीडी पीजिए, पहला सूत्र, और दूसरा ब्राह्मणी आप पढ़ते हैं यूजीसी में और देवनागरी भी पढ़ते हैं, पूरा का पूरा खल्लास सब याद हो गया। अब ब्राह्मणी का मतलब ब्राह्मणी हो गया, ब्राह्मणी में यू आया, यू का मतलब उत्तरी शैली, उत्तरी शैली से जी फॉर गुप्त, जी फॉर गुप्त लिपि, और जी के बाद आया सी, सी का मतलब यहां कुटिल लिपि हम कर देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, उसके बाद आ जाएगा देवनागरी, बात खत्म। तो 4 चरणों में सीपी पी लीजिए, बीडी बीडी पीजिए सीपी पर, सीपी बीडी, और ब्राह्मणी यूजीसी देवनागरी, सारा काम समाप्त। ये अगर आपको, ये देखिए, ये भी प्रश्न पूछा गया है और यह भी प्रश्न पूछा गया है, दोनों का दोनों प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो दोनों का दोनों प्रश्न पूछा गया है। अब ये पूरा का पूरा लिपि के विकास को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। सिद्ध मातृका लिपि को न्यून कोणीय लिपि किसने कहा है, न्यून कोणीय लिपि, ब्राह्मी, और सॉरी बूलर, बूलर ने कहा कि इसके जो अक्षर हैं वो न्यून कोण पर कटते हैं, न्यून कोण पर झुक जाते हैं, तो न्यून कोणीय लिपि इन्होंने इसका नाम दिया है। और कहते हैं कि यही न्यून कोणीय लिपि बाद में जाके कुटिल नाम से प्रसिद्ध हो जाती है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये देख लिया कि किस प्रकार से ये लिपियां यात्रा करती हैं। अब इन लिपियों पर थोड़ा थोड़ा हमको समझना है। तो ब्राह्मी की दक्षिणी शैली से विकसित लिपियां कौन सी हैं, ब्राह्मी की दक्षिणी शैली तो हम लोगों ने देखा नहीं, उसको भी देख लेते हैं। हम केवल उत्तरी शैली देख लेते हैं, दक्षिणी को छोड़ देते हैं। तो यहां दक्षिणी शैली केवल समझने के लिए हम लोग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, समझने के लिए। तो ब्राह्मी दक्षिणी, अब इस दक्षिणी शैली से 6 लिपियों का विकास होता है, 6 लिपि का विकास। पूछा जा सकता है, यह भी अलग तरह का प्रश्न है कि दक्षिणी लिपि से कितनी लिपियों का विकास होता है, ब्राह्मी के दक्षिणी लिपि से, तो 6 लिपियों का विकास होता है। एक लिपि है पश्चिमी लिपि, दूसरी लिपि का नाम है मध्य देशीय,
तीसरी लिपि का नाम है तेलुगु कन्नड़ लिपि। और इसके बाद एक आती है ग्रंथ लिपि के नाम से। जो पश्चिमी लिपि है 9वीं शताब्दी तक इसके स्वरूप मिलते हैं। गुजरात, काठियावाड़, नासिक, खानदेश, हैदराबाद, कोंकण, मैसूर आदि में इस लिपियों का प्रयोग होता था। राजपूताना मध्य भारत में इसके लेख भी प्राप्त होते हैं। मध्य देशी लिपि यह मध्य प्रदेश, हैदराबाद की लिपि थी। बुंदेलखंड में 5वीं से 8वीं शताब्दी तक भी इसके स्वरूप मिलते हैं। इस लिपि के जो अक्षर हैं चौखूटे या संदूक की आकृति के होते थे। इसके भीतर का भाग खाली होता था और कभी भरा हुआ होता था, और इसके अक्षरों की आकृति जो होती है समकोण वाली होती थी, मतलब सीधे सीधे होती थी। तेलुगु कन्नड़ लिपि जो है दक्षिणी लिपि में इसका विकास होता है। 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक बंबई, वर्तमान जो महाराष्ट्र है, दक्षिण में आंध्र प्रदेश है, मद्रास है, मैसूर है, और यहां तक इसका स्वरूप मिलता है। ग्रंथ लिपि जो है इसका जो विकास है वह मद्रास में माना जाता है, और इसके कई रूप वर्तमान में भी प्राप्त होते हैं। और इसी से कहा जाता है कि तेलुगु लिपि जो है उसका जन्म ग्रंथ लिपि से ही विकसित होकर हुआ है। यह संस्कृत ग्रंथों को लिखने के लिए इस लिपि का भी प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इस लिपि का नाम ग्रंथ लिपि पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि संस्कृत में ग्रंथों को लिखने के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता था, जिसके कारण इसको ग्रंथ लिपि नाम दिया गया। 5वीं लिपि जो है उसको कलिंग लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलिंग लिपि कहा जाता है। और कलिंग लिपि कलिंग के आसपास 7वीं से 11वीं शताब्दी तक इसका समय है। मध्य देशी लिपि के अंतर्गत ये आता है। नगरी तेलुगु और कन्नड़ तीनों रूप इसमें प्राप्त होते हैं। और सबसे अंत में आती है तमिल लिपि। तो दक्षिणी ब्राह्मी का जो दक्षिणी था उससे 6 लिपियों का विकास होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे देवनागरी लिपि। ठीक है, तो यहां तक जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो हमने देख लिया। यहां पर एक चीज छूट रही थी जो मैंने आपसे कहा था कि छूट गई है बताने में, तो खरोष्टी लिपि के नामकरण ये छूट गया था। तो नोट या विशेष करके कहीं लिख लीजिएगा, खरोष्टी का नामकरण। खरोष्टी का नामकरण कैसे हुआ? तो चीनी कोश जो है, चीनी कोश कहता है कि खरोष्ट नामक व्यक्ति से हुआ। खरोष्ट नामक व्यक्ति से। तो खरोष्ट नामक एक ऋषि थे, उन्होंने इस लिस्ट को इजाद किया था। राजबली पांडे, जो व्यक्ति बहुत बली होता है वो गधा दूसरे को समझता है, तो ये क्या कह रहे हैं? खर के ओष्ठ से। जो व्यक्ति बहुत बलिशाली होता है, राजबली है, ओष्ठ, तो ये कह रहे हैं गधे के ओष्ठ के समान। तो राजबली को कैसे याद रखेंगे? बली व्यक्ति अगले व्यक्ति को गधा मानता है। ठीक है, और सुनीति जी कहते हैं, सुनीति कुमार चटर्जी, ये कहते हैं कि खरोशोथ एक शब्द है। खरोशोथ एक शब्द है से खरोष्ठी का जन्म हुआ। खरोशोथ से खरोष्ठी का जन्म हुआ, सुनीति कुमार चटर्जी बता रहे हैं। ठीक है, तो लगभग हम लोगों ने सारी चीजों पर देख लिया कि किस लिपि को किस तरीके से हमें समझना है, किस लिपि का विकास किस तरीके से हुआ है, और कौन कौन सी लिपियां महत्वपूर्ण हैं,
ये हम लोगों ने यहां पर समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग देवनागरी लिपि पढ़ेंगे और देवनागरी लिपि हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, अब बाकी अभी आपको टेस्ट भी करवाना है, तो अगर आप कक्षाओं में जुड़ना चाहते हैं, ऐप से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा 9628 95 92 37। यूजीसी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, किसी भी कोर्स के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको केवल व्हाट्सएप करना है 9628 95 92 37। क्लास कैसे लगी जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अपने अनुभव जरूर बताइएगा। अगर कुछ गलत भी पढ़ाया हो या पढ़ाने में कुछ और सुधार करना है, कुछ चीजें इंप्लीमेंट करनी, कुछ चीजें जोड़नी है, वो भी बताइएगा। आपके सुझाव सदैव सिर आंखों पे है, सदैव आमंत्रित है। बुरे कमेंट्स भी स्वीकार हैं, अच्छे कमेंट भी स्वीकार हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।